Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit Sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about second law of thermodynamics. My dear students, thermodynamics के फर्स्ट लेक्चर को हमने कल देखा था जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको बताया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ पॉइंट्स और कुछ डेफिनेशन बताकर हमने कुछ फाइव प्रोसेस के नाम बताए थे जिसमें आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड माय डियर स्टूडेंट्स साइक्लिक प्रोसेस, ये 5 प्रोसेस हमने कल बताए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और बात करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस थी। क्या थी? लिमिटेशंस थी, तभी तो हमें सेकंड की जरूरत पड़ी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि सेकंड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट में लिमिटेशंस थे। तो सबसे पहले हम लिमिटेशंस क्लियर कर लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और फिर बाकी चीजें जो उसमें है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्लास 11th में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या लिमिटेशंस है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा इसमें टोटल 3 लिमिटेशंस है। ठीक है, गिनाने को आप बहुत गिना सकते हैं लेकिन टोटल 3 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है कि इट डज नॉट इंडिकेट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, it does not indicate my dear students the direction of, क्या does not indicate the direction of, किस चीज का डायरेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, it does not indicate the direction of heat transfer माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला लिमिटेशन ये है कि ये इंडिकेट नहीं करता है हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन को। हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन को ये इंडिकेट नहीं करता है। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किस बॉडी से किस बॉडी में जा रही है ये क्लियर नहीं कर पाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। अब सेकंड समझिएगा। सेकंड कहता है कि ये नहीं बताता है कि जो हीट है उसे हम वर्क की तरह कैसे यूज करेंगे। नहीं समझे? समझना, हीट को हम कैसे वर्क में पढ़ेंगे, वर्क में समझेंगे, और यानी कि मैकेनिकल वर्क या फिर जितने टाइप के वर्क होते हैं उसमें हम यूज करेंगे, इस बारे में, इस डायरेक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा कहता है माय डियर स्टूडेंट कि जो हीट एनर्जी है, यहाँ पे हीट की बात हुई, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हीट एनर्जी जो है उसको हम कैसे माय डियर स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। कैसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किसी लोअर बॉडी से हायर बॉडी या हायर बॉडी से लोअर बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इसकी थ्योरीज के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है माय डियर स्टूडेंट्स। दैट आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्या है? बता देते हैं एक बार और। पहला कि डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता है। हीट को वर्क में कैसे करना है, तो उसकी बातें कैसे होने वाली हैं, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता है। और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम किसी, मान लीजिए क्या कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं जितने भी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं या फिर हीटर है, ठीक है, ये क्या करता है, हॉट को कूल करता है, ये कूल को हॉट करता है। ठीक है, इन सब जितने भी मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल एनर्जी को में चेंज करने की बातें हैं, इसके बारे में
ये नहीं बताता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो इन तीनों डिमांड्स को पूरा करेगा। ध्यान रखिएगा, जो इसकी लिमिटेशन है वो इसका प्लस पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो, बैट्समैन की वीक पॉइंट होती है बॉलिंग, क्या होती है, बॉलिंग। तो वो बॉलिंग नहीं कर पाता, यानी कि वो क्या है, बैट्समैन बढ़िया है। अगर वो बैट्समैन बढ़िया नहीं है, यानी कि वो क्या करता है, बॉलिंग बढ़िया करता है। इससे हम समझिए क्या, ये समझना कि फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये लिमिटेशंस हैं, यानी इसके पास ये चीज नहीं है, तो सेकेंड चीज हम कोई बना रहे हैं तो उसके पास ये तीनों होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन चीजों को, तीनों चीजों को वेरीफाई करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास क्या क्या चीजें होंगी, उसके पास होगा डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, किस डायरेक्शन में हीट को ट्रांसफर कर रहा है वो चीज होगी किसके पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास। हीट को वर्क में कैसे ट्रांसफर करना है वो भी होगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास, और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे चेंज करना है ये भी होगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास। समझ में आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट में लिमिटेशन था। डेफिनेशन क्या है, जो इनके लिमिटेशन को पूरा करे, ठीक है। और देखना इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें बताया जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दो साइंटिस्ट की बात करते हैं हम। पहली बात करते हैं हम केल्विन की, किसकी, केल्विन। और एक तरफ बात करेंगे हम क्लॉसियस की, किसकी, क्लॉसियस की। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, क्लॉसियस की। अब देखना, केल्विन ने कहा कि जो भी क्या होंगी माय डियर सर, जो भी क्या होंगी इस तरह समझिए, जो भी क्या होंगी कि मान लो कोई ठंडी बॉडी है, मान लो किसी बॉडी का तापमान, कोई ए बॉडी है जिसका तापमान न्यूनतम, सराउंडिंग का न्यूनतम तापमान उसका, इस ए का नहीं, इसके आसपास जितने भी चीजें उसका न्यूनतम तापमान मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो केल्विन कहते हैं कि जो इस ए के अंदर का तापमान होगा वो हम अगर बहुत कम करें, यानी कि बहुत मिनिमम ले जाना चाहें, किसके थ्रू, हीट या वर्क, किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी भी एनर्जी के थ्रू हम इसको नीचे ले जाना चाहें, तो वो 28 से कम नहीं हो पाएगा। क्या कहते हैं केल्विन, कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से वो लीस्ट वैल्यू नहीं हो पाएगी। अगर ये वैल्यू मान लो 50 डिग्री था, इसको हम क्या कर सकते हैं, 28 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे 28 के नीचे 26 नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, केल्विन ने। किसने कहा था, केल्विन ने कि उसके लोवेस्ट वैल्यू से, सराउंडिंग के लोवेस्ट वैल्यू से, सराउंडिंग के लोवेस्ट टेम्परेचर से उस बॉडी का टेम्परेचर लोवेस्ट नहीं हो सकता, उससे हमेशा क्या रहेगा, हाइयर रहेगा या उसके इक्विवेलेंस में रहेगा, ठीक है। इस चीज को केल्विन सर ने कहा, ठीक है। अब समझना, ये जब बातें समझ में आ गई, यहां तक कुछ चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, देखना, क्लॉसियस को बताते हैं, यहां पे कुछ चीजें क्लियर हो गई। हमने कहा कोई बॉडी है, इससे हीट ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे बॉडी में, ए से बी में, ठीक है। क्या हो रहा, हीट ट्रांसफर हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा हमारी इससे, ठीक है। अब देखना, हमें कुछ चीजें मिल गई, क्या कि सराउंडिंग का टेम्परेचर से कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो सराउंडिंग से भी हमारा मतलब निकल गया, ठीक है। अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ए और बी की, ठीक है। सराउंडिंग की बातें हमने कर ली, हीट और वर्क दोनों प्रोसेस डायरेक्शन की बात कर ली। इसके पास इस बार डायरेक्शन है क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब देखना, क्लॉसियस ने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन को डिनोट किया जो फर्स्ट लिमिटेशन थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशन थी उसे डिनोट किया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि वो कैसे होगा। देखना, अगर हम मान लें
कि किसी बॉडी का तापमान है मान लो कितना, मान लो 50 डिग्री, ठीक है। तो वो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कोई 20 डिग्री की बॉडी अगर हमसे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो दोनों का टेम्परेचर जो हमारे डियर स्टूडेंट्स 25 डिग्री और इसका भी 25 डिग्री। इससे हमें समझ में क्या आ रहा, समझ में आ रहा कि जो वैल्यू क्या है, हाइयर है, क्या है, हाइयर है, वो लोअर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ना कि लोअर हाइयर की तरफ, ठीक ना। यानी कि क्या होगा, क्लॉसियस ने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी हाइयर एनर्जी वैल्यू रहेंगी, क्या हाइयर एनर्जी वैल्यू रहेंगी, वो हमेशा लोअर एनर्जी वैल्यू की तरफ ट्रांसफर होके इक्विवेलेंस बनाना चाहेंगी। क्या बनाना चाहेंगी, इक्विवेलेंस बनाना चाहेंगी, ठीक है। अगर हम उसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंस बना भी लेंगे, ठीक है। ये किस चीज ने कहा, किस व्यक्ति ने कहा, किस साइंटिस्ट ने कहा, क्लॉसियस ने, ठीक है। कैल्विन ने क्या कहा, कैल्विन ने कहा कि ऐसा होगा सराउंडिंग के बारे में, ठीक है। लिमिटेशन से हमें पता चला कि सर जी कैसे हम कहते हैं कि लिमिटेशन में डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन यहाँ पे हमें मिल गया ना सर, क्या कि जब लो हाइयर चीज रहेंगी, देखना मान लो यहाँ पे ओपन कर दो, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा है, अगर वाटर यहां तक भरा हो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी ग्लास भरी होगी, भरी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। सिंपल सी बात है, जो हाइयर वैल्यू है हमेशा लोअर में ट्रांसफर होती रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि हमेशा इक्विवेलेंस में आना चाहिए, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में। ये किसने कहा, क्लॉसियस ने। अब समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन समझ लिए, डायरेक्शन हमेशा हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट, ठीक है, कभी भी लोअर से हाइयर नहीं जाएगी, ठीक है, लोअर से हाइयर नहीं जाएगी, हमेशा हाइयर टू लोअर, ठीक है। ये क्लॉसियस ने कहा था। ये दो चीजें समझ आ गई, केल्विन और क्लॉसियस, इन दोनों के बारे में पूछता है कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, तो हमने आपको समझा दिया, अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं, दो और प्रोसेस आते हैं कि क्या जो प्रोसेस हुआ वो रिवर्सिबल है, क्या जो प्रोसेस हुआ वो रिवर्सिबल है, या फिर जो प्रोसेस हुआ वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। यानी कि जो हमने हीट ट्रांसफर किया क्या वो रिवर्सिबल है या फिर वो इरिवर्सिबल है। देखना जनरली जो हीट होती है इरिवर्सिबल होती है, क्या होती है, जनरली जो हीट एनर्जी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हीट एनर्जी को वर्क में चेंज किया, फिर से इसे किसी हीट एनर्जी में चेंज कर दिया, तो ये क्या हुआ, हीट वर्क हीट, हीट वर्क हीट, हीट वर्क हीट, ये चलेगा और इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। इसका एग्जांपल आता है माय डियर स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन, ठीक है, इसका आता है कार्नोट इंजन। इसको कौन प्रूव करता है, रिवर्सिबल को, कार्नोट इंजन। क्यों, कार्नोट इंजन का ग्राफ देखना, ये कुछ ऐसा कल हमने बताया था, ठीक है, ये ऐसा कार्नोट इंजन कल के लेक्चर में रहेगा, पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है कार्नोट इंजन। केवल ग्राफ देख लेना, ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी, जो ए बी सी डी होते हुए फिर से ए पर आ गया, दैट इज रिवर्सिबल। क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, इसी कार्नोट इंजन का एक एग्जांपल हो गया। यानी कि हीट क्या हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कार्नोट इंजन हमारे पास नहीं है, कार्नोट थ्योरी हमारे पास नहीं है, तो हम देखेंगे जो हीट हमने क्या किया, मान लो चूल्हे पर हमने खाना बनाया, तो क्या हम हीट वापस ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नहीं ना। तो ये जो हीट एनर्जी थी वो इरिवर्सिबल थी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वो जो हीट एनर्जी थी वो इरिवर्सिबल थी माय डियर फ्रेंड्स। अब चलिए हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ, देखना हमें हर थ्योरी में एक चीज कंजर्वेशन में होती है, हमें समझना होता है कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, समझना कंजर्वेशन
ऑफ हीट एनर्जी, देखना ये तो पता है कि एनर्जी का नाइटर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब क्या रहा किस चीज का, हीट एनर्जी का इन वर्क डन। देखो एक सिंपल सा इंजन साइकिल बना के आपको समझाते हैं, समझिएगा जरा। मान लीजिए कोई सोर्स है, क्या है, सोर्स है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ये सोर्स है और ये कोई वाल के बाद एक वाल लगा दीजिए यहाँ पे ताकि क्लोज सिस्टम रहे, ठीक है ना। ये कोई सिंक है, ठीक है, एक सोर्स बना लिया, एक सिंक बना लिया और साथ ही में हमने किसी चीज से इसे कनेक्ट कर दिया और इस चीज में भी एक वाल लगा दीजिए। मान लीजिए वर्क करने में हेल्प करता है तो वर्क डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स के पास क्या होता है, हायर एनर्जी होती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी यानी कोल्डेस्ट स्टेट में होता है। क्या होता है, ये कोल्ड होता है, ठीक है, ये कोल्ड होता है। ये क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, इस सोर्स के थ्रू अगर हम इस बॉडी को क्या करते हैं, हम ओपन स्टेट में रखते हैं, ठीक है, तो ये सोर्स इसको क्या करेगा, इसमें सिंक में जाएगा और इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और ये किसके इफेक्ट की वजह से वर्क में हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आता है, देखना कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, इसको हम अच्छे से समझाएंगे किसमें, कार्नोट साइकिल, कार्नोट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कार्नोट पे होगा, हम इसे कार्नोट में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तीन चीजें समझिए, क्या, सोर्स, सिंक, वर्क। सोर्स जिसके पास क्या है, एनर्जी हाइयर फॉर्म में है, ठीक है, हीट एनर्जी, और सिंक जो है लोअर फॉर्म में कोल्ड स्टेट में है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर था। हम सेकंड लेक्चर में जब मिलेंगे तो पूरा कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे और वहीं पे ये सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ये जो है इसमें हीट है, क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस चीज को क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, सोर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाहर जो चीजें हैं, ठीक है, इसे हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। अब देखना अगर ये सिस्टम, तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं, कैसा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जो सिस्टम है वो ओपन रहेगा, ठीक है, यानी कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है एनर्जी आने और जाने में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ओपन सिस्टम। फिर आता है क्लोज सिस्टम, जिनमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एक बाउंड्री होगी जो क्या करेगी, एनर्जी को आने जाने से रोकेगी, ठीक है। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू पे होगी, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू के बाद क्या करेगी, वो अपना हीट ट्रांसफर करना शुरू करेगी, ठीक है, या फिर कंडीशनल होता है, ठीक है, आइडियल फॉर्म होता है, आइडियल सिस्टम इसे कह सकते हैं, ठीक है। आइडियल का मतलब आप जानते ही होंगे कि ये कुछ तीन सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, सोर्स, सराउंडिंग, इनके बारे में आप समझ गए। और बाकी जो भी यूनिवर्स में होता है उसे सराउंडिंग कहते हैं, केवल इस बॉडी को छोड़कर, ठीक है, और यही सोर्स होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ चीजें छूट रही थी जो हम बता दिए आपको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क डन बताने की कोशिश की, बताया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम कार्नोट इंजन के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में और कार्नोट थ्योरम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यू कैन टेक द स्क्रीन पर।